नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूमि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब देखते हैं कि भूमि प्रदूषण फैल चुका है, किन किन कारणों से फैला, उनके क्या दुष्प्रभाव हुए, पर किन उपायों को अपनाकर इस भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके द्वारा फैलाए जाने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूमि प्रदूषण के व्यापक दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। इसके परिणाम, इसके दुष्प्रभाव आप देख चुके हैं। भूमि प्रदूषण का दुष्प्रभाव केवल एक या दो चीज़ों तक ही सीमित नहीं होता, ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपूर्ण जीवमंडल को प्रभावित करती है। अतः इसके दुष्परिणाम व्यापक होते हैं। इन व्यापक दुष्परिणाम पर नियंत्रण करना हमारी आवश्यकता बन जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। किन उपायों को हम अपनाकर इसको नियंत्रित कर सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन, उद्योगों के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा उत्पादन तथा वन विकास भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने पर ही संभव है। ये सभी चीज़ें, चाहे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्नोत्पादन हो, उद्योगों के लिए कच्चा माल हो, पशुओं के लिए चारा हो, इन सब की आपूर्ति केवल तभी संभव है जब क्षेत्र विशेष की भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, वो उर्वर रहे, ताकि इन समस्त मांगों की आपूर्ति समय पर की जा सके। भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपायों को अपनाया जा सकता है। पहला उपाय है मृदा संरक्षण। मृदा को नष्ट होने से बचाने के लिए उसका संरक्षण आवश्यक है। अब जैसा कि हम बात करते हैं मृदा संरक्षण, संरक्षण से तात्पर्य है अर्थात उसको सुरक्षा दी जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसके अंदर प्रदूषण नहीं फैलाया जाए। तो मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पहला उपाय है मृदा संरक्षण, मृदा की देखभाल और मृदा को सुरक्षित रखना। मृदा अपरदन के अनेक कारकों का सामूहिक परिणाम होता है। मृदा अपरदन क्या होता है? सिर्फ एक कारण से नहीं होता, अपितु ये बहुत सारे कारकों का एक सामूहिक परिणाम होता है। इस प्रकार प्रभावशाली नियंत्रण के लिए मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए, जैसे वनों की कटाई व अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, मिश्रित कृषि, बाढ़ नियंत्रण, झूम कृषि पर रोक, फसल चक्रीकरण, समोच्च रेखा जुताई, खेतों में मेड़बंदी आदि। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो मृदा प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा कारक होता है मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहला होता है वनों की कटाई व अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति उस क्षेत्र की मृदा को अपनी जड़ों के द्वारा कसकर बांधे रहती है, और जब तक उसके ऊपर वनस्पति का आवरण बना रहेगा उस क्षेत्र की मृदा ढीली नहीं होगी, और मृदा ढीली नहीं होगी तो वो अपरदन के कारकों के लिए नहीं खुलेगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये आती है मिश्रित कृषि। कृषि के अंदर मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है, जिससे जैसे कि कृषि के अंदर के साथ साथ पशुपालन भी किया जाना चाहिए, ताकि मृदा पर फसलोत्पादन का लगातार जो दबाव पड़ता है उसको नियंत्रित किया जा सके। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ के अंतर्गत क्या होता है? वर्षा काल के अंदर नदियों का जल समीपवर्ती क्षेत्र की मृदा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर फैल जाता है, और ये जल जब प्रवाहित होता है तो अपने साथ मिट्टी और मृदा का अपरदन करता है। अतः बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य किए जाने चाहिए। झूमिंग कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। झूमिंग कृषि की जाए, झूम कृषि कहा जाए या स्थानांतरित कृषि कहा जाए, ये एक आदिम कृषि का स्वरूप होता है जो खास तौर से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा जाता है। इसके अंतर्गत वन भूमि के अंदर से वनों को जलाकर हटा दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है, वहाँ से कृषि भूमि प्राप्त की जाती है आदिम जातियों द्वारा। वहाँ पर आदिम तरीके से आजीविकोपार्जन के लिए अर्थात स्वयं के उपयोग हेतु वहाँ पे विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, और एक समय पश्चात जब ये मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, 5-7 साल में ये भूमि को छोड़कर इस प्रकार की जनजातियां आगे बढ़ जाती हैं, और फिर से इसी प्रकार से वन भूमि को नष्ट करके पुनः कृषि भूमि प्राप्त कर इस क्रिया को दोहराती हैं, जिससे क्षेत्र विशेष के अंदर भूमि प्रदूषण फैलने लगता है। वन भूमि खत्म होकर धीरे धीरे कृषि भूमि, और कृषि भूमि खत्म होकर धीरे धीरे बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगती है। अतः झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। फसल चक्रीकरण, फसल चक्रीकरण से तात्पर्य है कि
खेत के अंदर फसल हर समय एक ही फसल नहीं बोनी चाहिए, उसको अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोनी चाहिए। रबी के अंदर कई फसलें होती हैं, खरीफ में कई फसलें होती हैं। क्षेत्र विशेष के अंदर हमेशा केवल एक फसल का उत्पादन ना करके अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए, क्योंकि फसलोत्पादन के अंदर अलग अलग फसलों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार के फसलोत्पादन करने से भूमि के अंतर्गत एक प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और दूसरे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भूमि में पोषक तत्व संतुलन गड़बड़ा जाता है और भूमि में असंतुलन की स्थिति में उसकी गुणवत्ता का ह्रास होता है और भूमि प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। अतः फसल चक्रीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। समोच्च रेखा जुताई, ढलवां क्षेत्रों के अंदर ढाल के विरुद्ध जुताई की जानी चाहिए ताकि मृदा का अपरदन रोका जा सके। खेतों के अंदर मेड़बंदी की स्थिति की जानी चाहिए, अर्थात चारों ओर खेतों के लिए सुरक्षा की जानी चाहिए उसकी मेड़ बांधकर। अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान हेतु विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा भूमि का सर्वाधिक प्रदूषण हो रहा है, अतः इनके निस्तारण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। कूड़ा करकट का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाना चाहिए। अनेक विकसित देशों में महानगरीय कूड़ा करकट के धातु रहित अपशिष्ट पदार्थों को विशेष प्रक्रिया से गुजारकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि कूड़े करकट का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। कई विकसित राष्ट्रों के अंदर कूड़ा करकट का उपयोग ईंधन के रूप में करके महानगरीय क्षेत्रों के कूड़ों के अपशिष्टों को विद्युत उत्पादन के अंदर प्रयुक्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कूड़े करकट का उपयोग किया जा सकता है। ये एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। कूड़ा करकट में विभिन्न जीविकीय पदार्थ एवं कार्बनिक अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, अर्थात इस रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है या इनसे कुछ लाभकारी पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इन्हें गड्ढों में दबाकर व सड़ाकर कंपोस्ट उर्वरक का निर्माण करना चाहिए। उदाहरणार्थ अहमदाबाद में लगे जैव खाद संयंत्र में महानगरीय कूड़ा करकट से प्रतिदिन 150 टन जैव खाद तैयार की जाती है। अब कूड़ा करकट के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। यदि इनसे कंपोस्ट खाद बनाई जाए, जो कि अपने आप में एक जैविक खाद होती है, कार्बनिक खाद होती है, तो ये भूमि के लिए एक और तो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से मुक्ति पाने का साधन बन जाती है, दूसरी ओर भूमि पर जो पड़ा हुआ कूड़ा कचरा है उसका उपयोग भी हो जाता है। अर्थात अपशिष्ट पदार्थों से उर्वरक पदार्थ बनाने की ये क्रिया है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में अहमदाबाद में आप देख सकते हैं प्रतिदिन 150 टन जैव खाद तैयार की जा रही है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों से उर्वर पदार्थों का निर्माण की एक प्रक्रिया है। पुनर्चक्रीकरण, रिसाइकिल की प्रक्रिया द्वारा कूड़े कचरे का उपयोग निपटान किया जा सकता है। रिसाइकिल के कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा होता है कि हम उत्पाद में लिए गए जो हमारा कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके अंदर से उपयोग में लिए जाने वाले जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको हम, या लोहे की चीज़ें हैं उनको हम गलाकर उनसे पुनः अन्य उपयोगी पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन करके उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कागज व कांच के टुकड़े, कपड़े के चिथड़े, लोहे के टुकड़े और प्लास्टिक आदि। इन सब का हम रिसाइकिल विधि से प्रयोग कर सकते हैं पुनः उपयोगी सामान बनाने के अंतर्गत। जिन पदार्थों का प्रकृति में अपघटन संभव नहीं है उनका पुनर्निर्माण आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति होती है प्रकृति के अंदर कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अपघटन संभव नहीं होता, उनका पुनर्निर्माण आवश्यक हो जाता है। दारण की प्रक्रिया द्वारा कूड़ा करकट में सम्मिलित पशु अवशेष जैसे हड्डी, खाल आदि से चर्बी व प्रोटीन युक्त पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब दूसरी विधि ये आती है दारण की प्रक्रिया। दारण की प्रक्रिया के अंदर खास तौर से जो पशु अवशेष होते हैं, मृत पशुओं के अवशेष होते हैं जिसमें उनकी हड्डी होती है, खाल होती है, चर्बी होती है, इनको गलाकर सड़ाकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, चर्बी से अन्य पदार्थ है उनको प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग पशु आहार के अंदर भी कर लिया जाता है और विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पाद बनाने जिनमें कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है वहां पर कर लिया जाता है। तो दारण की प्रक्रिया द्वारा इन पदार्थों को सड़ने गलने के बजाय
इनसे उपयोगी पदार्थ बनाना आवश्यक हो जाता है और उस प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। भस्मीकरण की विधि द्वारा कूड़ा करकट का निपटान किया जा सकता है। भस्मीकरण से तात्पर्य है जलाकर भी हम कूड़े करकट का निपटान कर सकते हैं। इसमें अपशिष्टों को जलाकर समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अपशिष्टों की मात्रा का 60 से 80% तक की कमी आती है, किंतु इसमें वायु प्रदूषण को ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखते हैं जहाँ कहीं भी कूड़ा करकट पड़ा होता है, यदि हम उसको आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो उसका विशाल आकार जलकर केवल राख के रूप में 20 से 30% भाग में रह जाता है। पर इसके साथ दूसरी समस्या ये आती है, यदि हम वृहत स्तर पर इस प्रकार से कूड़े करकट को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण के रूप में एक और समस्या हमारे सामने आने लग जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए, किस क्षेत्र में कितना कूड़ा करकट जलाना चाहिए और उससे किस स्तर का वायु प्रदूषण फैलता है। कूड़ा करकट का महासागरीय विसर्जन भी किया जाता है, किंतु इससे जलीय जीवों को होने वाली हानि को देखते हुए घुलनशील व अहानिकारक कचरे को ही डालना चाहिए। अब कई देशों में ऐसा देखा गया है कि भाई कूड़े कचरे का निस्तारण करने के लिए उन्होंने अपने समीपवर्ती महासागरों को कूड़ादान बना लिया है। वो अपने क्षेत्रों से कूड़े को निकाल के इन महासागरीय क्षेत्रों में डाल देते हैं, पर इससे जलीय जीवों को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। कई बार घुलनशील और ऐसे पदार्थ जल में मिल जाते हैं जो जीवों को मृत्यु का कारण बनते हैं। कूड़े कचरे का विसर्जन मानव अधिवासों से दूर निम्न भूभागों व गर्तों को भरकर समतलीकरण के लिए किया जाना चाहिए। अब कूड़े कचरे का जो निस्तारण किया जाना चाहिए खास तौर से मानव निवासों के दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ कहीं भी कूड़े कचरे का निस्तारण होता है उनके सड़ने गलने से विभिन्न प्रकार के रोगवाहक जीव व परजीवियों की विकास होता है। तो अतः यह आवश्यक है कि कूड़े कचरे का ऐसा निस्तारण किया जाए जो कि कम से कम हानिकारक हो। खास तौर से निचले भागों के अंदर इसका निस्तारण किया जाना चाहिए, जहां प्राकृतिक रूप से गड्ढे बन चुके हैं या खनन कार्य द्वारा गड्ढों को अवशेष के रूप में छोड़ दिया जाता है, वहां पर ले जाके इस कूड़े करकट को भर दिया जाना चाहिए, जिससे इसका वृहत स्तर पर फैलाव नहीं हो और यह आसपास की भूमि को खराब नहीं करे। नगर निकायों द्वारा प्रतिदिन एकत्र होने वाले कूड़े कचरे का पूर्ण रूप से निपटान किया जाना चाहिए। क्षेत्र विशेष के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों के अंदर वहाँ पर जो नगर पालिका और नगर निकाय होते हैं वो इन क्षेत्रों से कूड़े करकट को इकट्ठा करते हैं, अतः उनका एक समुचित व्यवस्था के अंतर्गत उसका निपटान किया जाना चाहिए। उन अपशिष्ट पदार्थों को पूर्ण रूप से निस्तारित किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं भूमि प्रदूषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक भूमि को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। अतः इनके उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए और एक सीमा निर्धारित होना चाहिए कि किस सीमा के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों से होने वाले भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण के निम्न उपाय करने चाहिए। रासायनिक उर्वरकों से जो भूमि प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को हम प्रयोग में ला सकते हैं, ताकि इसके द्वारा फैलने वाले भूमि प्रदूषण को कम किया जा सके। पहला उपाय है कृषि कार्यों में कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार तथा सुरक्षित विधियों से किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों में संलग्न लोग अपनी भूमि की संरचना को जाने बिना, भूमि की आवश्यकता को जाने बिना विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे भूमि के अंदर पोषक तत्वों के अंदर, भूमि की संरचना के संतुलन के अंदर, उसकी गुणवत्ता के अंदर परिवर्तन आ जाता है, जो कि आगे चलकर भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन कीटनाशकों का और रसायनों का प्रयोग भूमि की संरचना आवश्यकता के अनुसार किया जाए और सुरक्षित ढंग से किया जाए। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों पर लेख लिखना है। ये भी एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है, अतः आपको 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत ही इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत किस प्रकार से भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, किन उपायों को अपनाकर इसके से बचा जा सकता है, इसके बारे में आपको अधिकतम 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंदर
प्रश्न का उत्तर देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।